हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम लोग। तो पिछले डिटर्मिनेंट के लेक्चर में हम लोग ने देखा था डिटर्मिनेंट्स के कुछ बेसिक्स। उसके बाद हम आपको बताए थे डिटर्मिनेंट के गुण। मैं क्या किया हूँ, आप लोग को डिटर्मिनेंट को आसान बनाने के लिए डिटर्मिनेंट को कई एक फेज़ में बांट के आपको पढ़ाऊँगा। फेज़ का मतलब कई एक पार्ट में बांट के पढ़ाऊँगा, ताकि क्या होगा कि डिटर्मिनेंट को रिवीजन करते वक्त आपको काफ़ी आसानी लगेगा। आप भी पार्ट वाइज रिवीजन उसको अच्छे से कर लोगे और आसान भी लगेगा। ठीक है, तो चलो एक बार फेज 1 में हम लोग क्या पढ़े थे, आपको पता है ना कि सर डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, डिटर्मिनेंट्स को सूचित कैसे करते हैं, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स जो फैक्ट्स है, जो पॉइंट्स है, उसके बारे में आपको बताए थे। उसके बाद आपको बताए थे कि उसके बाद कि सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का मान कैसे ज्ञात करते हैं, उस पर क्वेश्चन भी किए थे हम लोग। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि डिटर्मिनेंट के विस्तार में उसके अवयवों के पहले प्लस या माइनस साइन कैसे देते हैं। उसके बाद हम आपको बताए थे थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को क्या करना, एक्सपेंशन करना, उसका वैल्यू ज्ञात करना एक्सपेंशन करके। तो सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का मान भी आप एक्सपेंशन करके निकालना जानते थे। थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का मान भी आप एक्सपेंशन करके निकालना जान गए थे, वैल्यू कैसे उसका ज्ञात करते हैं। थर्ड ऑर्डर ही नहीं, 4 ऑर्डर का भी डिटर्मिनेंट हो, 5 ऑर्डर का भी हो, तो आप उसको एक्सपेंशन करके यानी विस्तार करके उसका वैल्यू आसानी से ज्ञात कर ले रहे थे। और इसी के दरमियान हम लोग क्या किए थे, 2 पॉइंट्स किए थे कि डिटर्मिनेंट्स को किसी भी रो या कॉलम के अनुदिश क्या करूं, विस्तार करूं, तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरी बात और थी कि कैलकुलेशन को आसान करने के लिए डिटर्मिनेंट को उस रो या उस कॉलम के अनुदिश हम लोग तोड़ते हैं जिसमें जीरो की संख्या क्या हो, अधिकतम हो, मैक्सिमम हो। उससे कैलकुलेशन क्या होता है, आसान हो जाता है। ठीक है, यहां तक तो बातें समझ में आ गई थी। और आपको एक डिस्कशन करवाए थे फेज 1 के अंदर ही कि डिटर्मिनेंट के किसी भी रो के अवयवों के कोफैक्टर को जब उसी के साथ गुना करके जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर आता है। और यदि किसी रो के कोफैक्टर को यदि दूसरे रो के अवयवों के साथ गुना करके जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा जो है 0 आता है। और इस पर 2 हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी किए थे। तो यहाँ तक आपका जो है फेज 1 था। अब फेज 2 हम आपको बता रहे थे कि डिटर्मिनेंट का गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अच्छा एक बात बताइए सर, आप बता रहे थे कि इस चैप्टर में हम लोगों को डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज्ञात करना है। तो वैल्यू तो ज्ञात करना बता दिए थे कि सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, एक्सपेंशन करके। थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का भी सर आप वैल्यू बता दिए थे कैसे ज्ञात करना है, एक्सपेंशन करके। तो फिर जब एक्सपेंशन करके वैल्यू आ ही रहा था तो फिर यह प्रॉपर्टी पढ़ने की क्या जरूरत है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, सभी डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंशन करके उसका वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते। उसका जो कैलकुलेशन है काफी बड़ा और लेंथी हो जाता है और वो उसका वैल्यू आसानी से आएगा भी नहीं। तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी क्या करता है, उस डिटर्मिनेंट को पहले क्या करता है, इजी बनाता है। पहले क्या करता है, इजी बनाता है। और इजी बनाने के बाद लास्ट में हम लोग उसको क्या करेंगे, फिर एक्सपेंशन से उसको तोड़ लेंगे। एक्सपेंशन लगाना है लेकिन इजी करने के बाद। बात समझ में आ गया। ठीक वैसे जैसे आप लोग देखते हैं कोई चीज़ बहुत बड़ा होता है और अकेले नहीं उठता तो पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं। और छोटा करने के बाद उसको हम लोग आसानी से अकेले हल कर लेते हैं उस काम को, है कि नहीं। तो यहाँ भी क्या है कि डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है हम एक्सपेंशन से हमेशा नहीं निकाल सकते। बहुत सारे ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं कि आपको उसका एक्सपेंशन करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबा आ जाएगा। तो यह जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे, यह प्रॉपर्टी क्या करेगा, उसको बड़ा से सिंपल बना देगा। और सिंपल के बाद आप उसको एक्सपेंशन कर लो, हाँ लास्ट में एक्सपेंशन करेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम आपको कल डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टी के बारे में बताए थे। पहला प्रॉपर्टी था कि डिटर्मिनेंट के रो को मैं कॉलम में चेंज करूं या कॉलम को रो में चेंज करूं, ऐसे करने से डिटर्मिनेंट्स के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। दूसरा था कि डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम का सभी अवयव 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट का जो मान होता है ना वह 0 हो जाता है। आपको इस पर हम एग्जाम्पल भी कराए थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको याद आ रहा है ना, मैं रिवीजन करा दे रहा हूं ताकि जो है आप हमेशा जो ख्यालात रहे आपका ताजा रहे। ठीक है, उसके बाद चलो नंबर तीसरा गुण बताए थे आपको कि डिटर्मिनेंट के किसी 2 रो या 2 कॉलम का
दो रो या दो कॉलम के अवयव क्या हो जाए, समान हो जाए, तो आपको बताए थे कि उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तीसरा था कि डिटर्मिनेंट के कोई दो रो या दो कोई कॉलम के अवयव का अनुपात क्या हो जाए, यानी समानुपात हो जाए, यानी अनुपात बराबर हो जाए, तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। फिर हम आपको बताए थे विषम कोटि के यानी ऑड ऑर्डर के यानी विषम कोटि के जो विषम सममित आव्यूह होगा उसका डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, 0 होगा। सभी विषम सममित सारणी का मान 0 नहीं होगा, वैसा विषम सममित सारणी जिसका जो कोटि है ना वो ऑड हो, ऑड का मतलब विषम हो, उसका 0 होगा। ठीक है, तो आप कॉपी खोल के रखो सामने में और उसको रिवीजन भी करते जाओ। यह सारे प्रॉपर्टी का यूज हम आगे अभी करेंगे। ठीक है, चलो और बताएंगे अभी कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है। बस 2-3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको ध्यान में रखेंगे तो हम लोग का काम चल जाएगा, लेकिन सबको जानना बहुत ज़रूरी है, सब कहीं ना कहीं यूज हो ही जाएगा। ठीक है, चलो देखो, उसके बाद अगला गुण आपको बताए थे हम कि निम्न त्रिभुजाकार सारणिक हो या ऊपरी त्रिभुजाकार सारणिक हो या ऊपरी निचली दोनों हो तो उसका वैल्यू विकर्ण अवयवों के गुणनफल के बराबर आता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अभी सामने कॉपी खोल के और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आप भी बोलने का प्रयास करो। देखो, क्योंकि यह तो क्लासरूम है नहीं तो मैं आपसे पूछ नहीं सकता, तो आप सामने क्या करो, कॉपी रखो और मैं जैसे जैसे कहता हूँ वैसे वैसे तुम बोलो। माहौल एक बनाओ पढ़ाई का और वैसे वैसे आप मुजबानी बोले, ऐसे समझे कि सर देख रहे हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। तो 6 तक तो हो गया था। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 7 बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। देखो यहाँ ध्यान देना, कहता है, देखो यहाँ से कहता है डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ हो। मतलब बात समझ रहे हो ना कि डिटर्मिनेंट के किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में कोई गुणनखंड यदि कोई संख्या यदि उभयनिष्ठ हो या कोई एक्सप्रेशन यदि उभयनिष्ठ हो तो उसको हम डिटर्मिनेंट के बाहर ला सकते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 कहता है, प्यारे बच्चों ध्यान दो, कि डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम में, मतलब डिटर्मिनेंट के किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में कोई संख्या या कोई एक्सप्रेशन है ना, कोई उभयनिष्ठ है तो उसको हम बाहर ला सकते हैं। जैसे यहाँ तू लोग ध्यान देना, यह वाला जो डिटर्मिनेंट है इस पे तू लोग देखो तो छोटू, यहाँ ध्यान दो तो देखो तो जो डिटर्मिनेंट का जो पहला रो है इसमें कौन सा संख्या उभयनिष्ठ है, के हर जगह है, यानी के क्या है, उभयनिष्ठ है। तो रूल कह रहा है, प्रॉपर्टी कह रहा है कि डिटर्मिनेंट के किसी भी रो में, या पहला रो हो या दूसरा रो हो या तीसरा या किसी भी कॉलम में कोई संख्या यदि उभयनिष्ठ है तो वह संख्या को हम डिटर्मिनेंट के बाहर ला सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो देखो यहाँ से के क्या है, उभयनिष्ठ है। तो जब भी कोई संख्या उभयनिष्ठ हो या कोई एक्सप्रेशन उभयनिष्ठ हो उसको हम बाहर यहाँ ला सकते हैं। तो के कहाँ आ गया, बाहर, क्योंकि के पहला रो में क्या था, उभयनिष्ठ था। अभी आपने रूल पढ़ा क्या कि सर डिटर्मिनेंट के किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में कोई संख्या यदि क्या हो, उभयनिष्ठ हो, तो उसको हम बाहर ला सकते हैं। तो देखो तो पहला रो में के उभयनिष्ठ है, उसको हम बाहर ले आए। हाँ प्यारे बच्चों, इसका उल्टा भी सही है, ऐसे से ऐसे आप कर सकते हैं तो ऐसे से ऐसे भी आ सकता है। यानी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो में यदि कोई संख्या उभयनिष्ठ है तो उसको बाहर भी ला सकते हैं। और यदि बाहर गुना है, अगर बाहर में गुना है तो डिटर्मिनेंट के अंदर हम गुना करेंगे, लेकिन किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में। ध्यान रखना, अगर किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में कोई संख्या उभयनिष्ठ है तो बाहर गुना होगा। अब बाहर में यदि गुना है, इसको अंदर ले जाएंगे तो किसी एक रो में, देखना किसी भी एक रो में या पहला में गुना हो जाए या दूसरा में गुना हो जाए या तीसरा में गुना हो जाए या किसी भी एक कॉलम में गुना होगा। डिटर्मिनेंट के सभी अवयवों में नहीं गुना होगा, किसी एक में, किसी भी एक में कर दो, है कि नहीं, किसी भी एक में, आपका जिसमें मन है उसमें करो, लेकिन किसी एक में करना है। तो देखो यहाँ से पहले रो में उभयनिष्ठ था, पहला रो में उभयनिष्ठ था तो रूल कह रहा था उभयनिष्ठ है तो बाहर कर सकते हैं, बाहर कर दिए, यानी डिटर्मिनेंट उतना गुना हो गया। अब जैसे ही हम अब चाहते हैं कि इसको बाहर से अंदर ले जाएं, तो जब डिटर्मिनेंट के बाहर कोई संख्या गुना है, जब वो अंदर जाएगा तो किसी एक में गुना कर देना, है ना, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में। ऐसा नहीं कि हमको रो में ही करना है, ऐसा नहीं, कॉलम में है, जो जिसमें मन चाहे, या तो रो में नहीं तो कॉलम में, किसी एक में कर देना। तो देखो यहाँ से कोई संख्या गुना है, मैंने क्या किया, डिटर्मिनेंट के अंदर गुना किया लेकिन पहले रो में गुना कर दिए। तो आप यहाँ से समझ गए कि डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में कोई संख्या उभयनिष्ठ है तो बाहर आ सकता है, और कोई संख्या बाहर में गुना है तो डिटर्मिनेंट के अंदर जाएगा तो केवल किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में उसको गुना कर देना है। लेकिन आप जब मैट्रिक्स पढ़े थे तो आपको याद होगा ऐसे,
मैट्रिक्स में आपको हम बताए थे, शायद याद होगा, मैट्रिक्स में आपको याद होगा, थोड़ा सा बड़ा हम लिखते हैं क्योंकि जगह थोड़ा कम है। तो मैट्रिक्स में यहाँ ध्यान दो, मैट्रिक्स में क्या था, देखो दोनों में फ़र्क क्या है, और बोर्ड में जो प्रश्न आता है उसमें थोड़ा सा का अंतर होता है। बहुत ही आसान प्रश्न आता है बट आप लोग ध्यान नहीं देते, इस चलते गलती हो जाता है। देखो यहाँ क्या होता है, जैसे आप पढ़े थे कि अगर यह मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स के अंदर लेमडा ए है, लेमडा बी है, लेमडा सी है और लेमडा क्या है, डी है ना, ऐसा ये मैट्रिक्स है ना। तो मैट्रिक्स के अंदर आप पढ़े थे कि मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में यदि कोई संख्या गुना है तो वह क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना। सब में उभयनिष्ठ है तो बाहर आएगा। मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में अंतर है। मैट्रिक्स में यदि कोई संख्या सभी अवयव में उभयनिष्ठ है तभी बाहर आएगा। तो यहाँ ए बी सी और क्या चीज डी। इसका उल्टा भी, मैट्रिक्स के बाहर कोई संख्या यदि गुना है, अगर अंदर में गुना करना है तो सभी में गुना हो जाएगा, है ना। यदि सभी में उभयनिष्ठ है तो बाहर कर सकते हैं, और बाहर में गुना है तो सभी में गुना कर सकते हैं, ऐसा है। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में है कि किसी एक रो में गुना है, सब में नहीं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुना है तो बाहर आ सकता है। अब बाहर में यदि गुना है तो किसी एक ही रो या किसी एक ही कॉलम में गुना होगा। लेकिन मैट्रिक्स में क्या है, सब में गुना है, सब में गुना है तभी उभयनिष्ठ हो सकता है, और बाहर में गुना है तो अंदर सब में गुना हो जाएगा। बात समझ में आया, बाहर में गुना है, अंदर भेजना है तो सभी में गुना हो जाएगा। यही दोनों में फर्क है। यहाँ केवल एक रो या एक कॉलम, यहाँ सभी में होगा, ठीक है। चलो, इस पर क्वेश्चन भी बोर्ड में आया था। अब देखो यहाँ से, जैसे देखो इस डिटर्मिनेंट के बाहर क्या है, m गुना है, देखो ना यहाँ अच्छे से, इस डिटर्मिनेंट के बाहर क्या गुना है बच्चों, m गुना है। अब यह m को हम चाहते हैं कि डिटर्मिनेंट के अंदर गुना करें। अब तो यह मैट्रिक्स है नहीं, अगर यह मैट्रिक्स होता तो सभी अवयवों में गुना हो जाता, लेकिन यह क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक रो में, जिसमें मन है उसमें, लेकिन किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही गुना करना है ना। तो मेरा मन है हम पहला कॉलम में ही गुना कर दें, तो बस पहला m को पहला कॉलम में गुना कर दिए, पहला कॉलम में गुना हो गया, बाकी बात सब उतर गया। आपका मन है नहीं सर हम पहला रो में गुना करें, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन जब भी गुना करना तो किसी एक में, ठीक है। चलो ध्यान दो। अब देखो यहाँ से, यह आपका डिटर्मिनेंट है। अब देखो पहला रो में क्या उभयनिष्ठ है, m। तो यहाँ से आप पढ़े हैं किसी भी रो में कोई संख्या उभयनिष्ठ हो या कोई व्यंजक उभयनिष्ठ हो तो उसको बाहर कर सकते हैं। तो पहला रो में क्या, पहला कॉलम में क्या उभयनिष्ठ है बच्चों, m m m हर जगह है, m बाहर आ गया। दूसरा कॉलम में क्या उभयनिष्ठ है, n n n n बाहर आ गया। जब m बाहर आ गया तब बचा a1 a2 a3 a1 a2 a3। जब n उभयनिष्ठ है बाहर आ गया तो बचा b1 b2 b3 c1 c2 c3, इस प्रकार से आ गया, ठीक है ना। चलो अब ध्यान दो यहाँ। अब इस डिटर्मिनेंट में देखो पहला कॉलम में क्या उभयनिष्ठ है, m। दूसरा कॉलम में बच्चों n उभयनिष्ठ है। तीसरा कॉलम में क्या उभयनिष्ठ है, p उभयनिष्ठ है। तो पहला कॉलम से m बाहर आ जाएगा, दूसरा कॉलम से n बाहर आ जाएगा और तीसरा कॉलम से p बाहर आ जाएगा। तो जब m बाहर निकल गया तो यहाँ बचा a1 a2 a3 जो कि यहाँ आ गया। यहाँ से n बाहर आ गया तो b1 b2 b3 बचा, और यहाँ से p बाहर आ गया तो c1 c2 c3 बचा। बात खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप ओवरऑल पूरा समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट क्लियर है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करने वाले हैं कि आपको एक रिजल्ट बताए थे हम, आपको याद होगा। तो उस रिजल्ट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी प्रूफ करने वाले। आपको याद होगा ना, एक रिजल्ट हम आपको बताए थे मैट्रिक्स में, कहे थे डिटर्मिनेंट में इसको बताएंगे ऐसे, k इंटू ए का डिटर्मिनेंट। a क्या है, a क्या है, वर्गाव्यूह है। वर्गाव्यूह में किसी संख्या से गुना करके डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे तो यह संख्या जब भी बाहर आएगा तो a का ऑर्डर इसके माथे पे आएगा, है कि नहीं। n क्या है, आव्यूह a का ऑर्डर है, आव्यूह a का क्या है, ऑर्डर है ना। तो इसको अभी हम प्रूफ करने वाले हैं कि नहीं, इसको हम अब प्रूफ करने वाले, ठीक है। तो चलो देखो, तो देखो अभी आपको बताए थे हम वहाँ पे एक रिजल्ट्स के बारे में कि यदि किसी वर्गाव्यूह में किसी संख्या k से गुना करके यदि डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे और ये k को हम बाहर लाना चाहते हैं तो k बाहर आएगा, लेकिन ये जो आव्यूह a है उसका ऑर्डर इसके माथे पे आ जाएगा। तो k के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a, इसको हम प्रूफ कर देते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों बताओ, यदि a जो है वर्गाव्यूह 3 कोटि का हो तो k के पावर 3 हो जाएगा। यदि a वर्गाव्यूह
4 कोटि का हो तो k के पावर 4 हो जाएगा। यदि a वर्ग आव्यूह 2 कोटि का हो तो यहाँ k का पावर 2 हो जाएगा, है कि नहीं। यानी जितना कोटि का आव्यूह है k का पावर उतना ही चढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो देखो तो यहाँ से इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, 3/3 कोटि का आव्यूह लेते हैं तो k का पावर 3 आना चाहिए, है कि नहीं। इसको प्रूफ करते हैं। देखो यहाँ से माना, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, माना a बराबर है 3/3 कोटि का आव्यूह मान लेते हैं A1 B1 C1। अच्छा कैमरामैन अंकल अच्छा से दिख रहा है बच्चों को, है ना। देखिए A2 B2 C2 है ना, उसके बाद A3 B3 और कितना C3, ठीक है। अच्छा हमको A का डिटर्मिनेंट चाहिए और K इंटू A का भी वैल्यू चाहिए। तो आपको आव्यूह A तो पता है तो इसका डिटर्मिनेंट तो आ जाएगा। फिर हमको K इंटू A का डिटर्मिनेंट चाहिए तो K इंटू A निकालना पड़ेगा। तो A इतना है तो K इंटू A कितना होगा, तो K इंटू A तो निकाल लो झट से, K इंटू A बराबर है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, इस आव्यूह में K से गुना करना है। अभी आप पढ़े हैं कि डिटर्मिनेंट में K से गुना करते हैं तो किसी एक रो में किसी एक कॉलम में गुना होता है, लेकिन मैट्रिक्स में A तो मैट्रिक्स है और A में जब K से गुना करेंगे तो सभी अवयवों में क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो मैट्रिक्स में जब K से गुना करेंगे तो सभी अवयवों में गुना हो जाएगा। तो पता है क्या होगा, K इंटू A1, K इंटू B1, K इंटू C1, K इंटू A2, K इंटू B2, K इंटू C2, K इंटू A3, K इंटू B3, K इंटू C3, है ना। ऐसा क्लियर है। अच्छा अब किसका जरूरत पड़ने वाला, A के डिटर्मिनेंट का जरूरत पड़ने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको पता है अगर मैट्रिक्स A है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ऐसे, है ना। अब यह बड़ा ब्रैकेट हट जाएगा और डंडा आ जाएगा, है ना, ऐसे A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है। A का डिटर्मिनेंट तो आ गया, K इंटू A का डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है। तो K इंटू A का डिटर्मिनेंट बराबर क्या होगा, तो K इंटू A मैट्रिक्स है, इसको डिटर्मिनेंट बनाना है तो वह हट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, K इंटू A1, K इंटू B1, K इंटू C1, K इंटू A2, K इंटू B2, K इंटू C2, K इंटू A3, K इंटू B3, K इंटू C3। अच्छा चलो ठीक है। अब देखो यहाँ से ध्यान दो, बस हो गया, बहुत आसान है। अब देखो यहाँ से, देखो तो छोटू, पहला रो में क्या उभयनिष्ठ है, पहला रो में K बाहर आ जाएगा पहला रो से। अच्छा दूसरा रो में भी K उभयनिष्ठ है, डिटर्मिनेंट है ना, तो K भी बाहर आ गया। तीसरा रो में क्या उभयनिष्ठ है, K बाहर आ गया, है ना। तो आप डिटर्मिनेंट में पढ़े ही थे, किसी भी रो में कोई संख्या उभयनिष्ठ है या कोई एक्सप्रेशन तो उसको बाहर कर सकते हैं। तो पहला रो में K था, बाहर आ गया। दूसरा में K, कै गो K आ गया, 3 गो। और जब K बाहर निकल गया सब में से तो क्या बचेगा, ये बचेगा डिटर्मिनेंट A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और क्या चीज़ C3, है ना। अब बताओ यहाँ से K इंटू A का डिटर्मिनेंट बराबर है K के पावर 3 हो गया। E तो किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट A के बराबर है। तो आपने यहाँ से प्रूफ हो गया कि यदि A 3 कोटि का मैट्रिक्स है तो K के पावर 3 आएगा। इसी प्रकार से 4 कोटि का है तो K के पावर 4 आएगा, 5 कोटि का है K के पावर 5 आएगा, है कि नहीं। और इस पर आप प्रश्न भी किए थे। चलो एक प्रश्न भी कर लेते हैं हम लोग कि यदि A 3/3 कोटि का, ऐसा प्रश्न कराए थे वहाँ आपको, आव्यूह हो तो 2 इंटू A का डिटर्मिनेंट बराबर क्या होगा, है ना। तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट A होगा, B में 2 इंटू डिटर्मिनेंट A होगा, C में 8 इंटू डिटर्मिनेंट A होगा और D में नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अभी पढ़ा है, बताओ तो यहाँ से क्या होगा अभी सॉल्यूशन।
2 इंटू ए का डिटर्मिनांट बराबर है, जैसे ही संख्या को मैं बाहर लाऊंगा तो इस संख्या के माथे पे ए का ऑर्डर 3/3 कोटि का यानी 3 कोटि का, तो 2 के माथे पे 3 आएगा इंटू डिटर्मिनांट ए, यानी हो जाएगा 8 इंटू डिटर्मिनांट ए। ऑप्शन नंबर कौन? सी। ऐसा क्वेश्चन करवाए थे हम, आपको याद होगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इस पे आधारित अभी जो आप प्रॉपर्टी पढ़ें कि किसी डिटर्मिनांट के किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में कोई संख्या गुना है तो बाहर कर सकते हैं। अगर बाहर से कोई संख्या गुना है तो हम डिटर्मिनांट के अंदर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में गुना कर सकते हैं। इस पे आधारित अब हम 2 क्वेश्चंस करेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन, एक बोर्ड लेवल आया है, वह वाला है कि नहीं? तो चलो ध्यान दो, है कि नहीं? चलो ध्यान दें। चलो देखो, तो अभी जो आप कंसेप्ट पढ़े हैं उसी पे आधारित यह प्रश्न है। तो पहले प्रश्न पढ़ो क्या कहता है, बिना विस्तार किए हुए, मतलब अभी जो आप डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालना पढ़े थे, क्या कर रहे थे, या तो फर्स्ट रो के अलोंग उसको तोड़ रहे थे, एक्सपेंड कर रहे थे, जिस रो को तोड़ना है उसके ऊपर साइन बैठाकर उसको आप विस्तार कर रहे थे ना, ऐसा। लेकिन अब करा नहीं, वैसे विस्तार नहीं करना है। अभी जो आप गुण पढ़े हैं, इस गुण का उपयोग करके इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। यानी इसको विस्तार नहीं करना है कि फर्स्ट रो के ऊपर साइन बैठा दिए, सेकेंड रो के ऊपर साइन बैठा दिए, इसको तोड़ दिए, विस्तार करिए, नहीं। कहता है बिना विस्तार किए हुए, बिना एक्सपेंशन किए हुए, है ना, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। इसका मतलब प्रॉपर्टी का यूज करके ज्ञात करना है कि नहीं। डिटर्मिनांट का वैल्यू आप 2 ही तरह से ज्ञात कर सकते हो, या तो फिर एक्सपेंशन करके और नहीं तो प्रॉपर्टी का यूज करके। तो कह रहा है कि बिना विस्तार किए हुए, इसका मतलब प्रॉपर्टी का यूज करना है, जो अभी आप पढ़े हैं गुण उसका। चलो बच्चों, तो इसमें लॉग का यूज है, और मैं आपको क्लास 12 पढ़ने से पहले बेसिक पढ़ा दिया हूँ लॉग के बारे में, ग्राफ के बारे में, त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूला के बारे में, तो आपको याद होगा। लेकिन फिर भी हम आपको लॉग के बारे में अभी बता दे रहे हैं। देखो, जैसे लॉग का कंसेप्ट आया है तो सीख लो, है ना। ऐसे आपको याद भी होगा, लेकिन मेरा काम है बता देना। देखो, पहला आप पढ़े थे कि y बराबर log x बेस a, यह वाला जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आर्गूमेंट। इस सब को पता है बहुत अच्छे से। और यह जो होता है ना बच्चों, यह होता है आपका बेस, ठीक है, बेस। अच्छा, दूसरी बात एक और कि log x है, यहाँ पे बेस a है, log x बेस a, हम इसको लिख सकते हैं log x बटा log a, ऐसे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर तीसरी चीज़ है कि log का आर्गूमेंट एक हो, अब बेस में कुछ भी हो, वैल्यू इसका 0 होता है। कुछ भी का मतलब अपने डोमेन के अंदर होगा, ठीक है। चलो, तो ये बातें आपको याद है, इसी का यूज़ हम इसमें करने वाले, ठीक है। तो ये तो इतना तो ध्यान में आ गया, इसको उतार लो अगर मन है तो, नहीं तो याद है तो छोड़ देना, ठीक है। अब हम बनाते हैं, देखो उसको, अब हम इस प्रश्न को बनाते हैं, ध्यान देना। देखो, इसका वैल्यू जो भी आएगा उसको हम मान लिए डेल्टा। क्या मान लिए? डेल्टा या बड़का डी। चलो यहाँ से ध्यान दो, यह हो गया 1। अच्छा बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ तो। अभी आप पढ़े हैं ना log y बेस x है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अभी जो पढ़े हैं उसके अनुसार log y बटा कितना, log x कर सकते हैं। अच्छा, इसको क्या लिख सकता है, सेम तरीके से इसको आप लिख सकते हैं log z बटा कितना, log x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा चलो बच्चों, इसको क्या लिखोगे, इसको फिर बाद में हम उस पर आएंगे। इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे log x बटा log y, है ना। यहाँ 1 है तो 1 दो फिलहाल, उसके बाद फिर log z बटा log y। क्लियर है ना ऐसा। अच्छा, अब आ जाओ इस पे, इसको क्या लिखोगे बच्चों, फटाक से बोलो जल्दी से, इतना तो किए हो ना, इसको बोलो जल्दी से क्या होगा। तो यह हो जाएगा log x बटा कितना, log z। अच्छा, यह क्या होगा, यह बोलो तो अपने से अभी जल्दी से। यह हो जाएगा log y और क्या हो जाएगा log z। अच्छा, यहाँ क्या है, 1 है। अच्छा रुको, अब यहाँ ध्यान दो, देखो यहाँ पहले रो को जरा ऑब्जर्व करो। सर यहाँ भी log x है, यहाँ भी log x है। अगर यहाँ भी log x होता तो log x नीचे से कॉमन कर लेते। देखो यहाँ तो यहाँ log y है, यहाँ log y है। यदि यहाँ भी log y होता तो कॉमन ले लेते। चलो तो इस पे आओ जरा, देखो तो log x यहाँ भी है, log x यहाँ भी है। अगर log x नीचे यहाँ भी होता तो हम नीचे से कॉमन कर लेते, है कि नहीं। तो कॉमन लेने के लिए यहाँ भी नीचे log x होना चाहिए। तो दिक्कत किस बात की है, आप क्या करो, नीचे में log x लिख लो।
चूँकि बैलेंस करने के लिए ऊपर भी log x लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा log x हो गया। इसको फिर हम काटेंगे तो फिर 1 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात। यहाँ पहले से भी 1 था, इसको काटेंगे फिर भी 1 आएगा, लेकिन काम क्या बन गया log x कॉमन हो जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार से इस 1 को क्या लिख सकते हो, अपने से बोलो। तो सर यहाँ y है, यहाँ y है, अगर नीचे में भी log y आ जाए तो काम बन जाएगा। तो नीचे में क्या लिखो, नीचे में लिखो log y। चूँकि नीचे में आपने भाग दिया है तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी लिखना पड़ेगा, log y हो गया। फिर काटेंगे तो 1 आएगा, लेकिन काम क्या बन गया कि log y कॉमन हो जाएगा। इसी प्रकार से जल्दी से बोलो, तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ log z है, log z है, तो यहाँ क्या होगा बताओ। अब तो अच्छे से आ गया होगा, log z बटा कितना सर, log z हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बताओ log x log x log x, पहला रो में सब में नीचे में हर में कॉमन है, दूसरे रो में सब में हर में log y कॉमन है, और तीसरे रो में सब में log z कॉमन है। तो आप यहाँ से log z नीचे से कॉमन लो, तो बताओ तो क्या आएगा, डेल्टा बराबर है, जल्दी से बोलो क्या होगा, log x log x log x, यानी हर में कॉमन आएगा तो क्या आएगा 1 बटा हर में ना है, ऐसा आ गया। फिर बताओ यहाँ से क्या कॉमन आएगा बच्चों, थोड़ा सा अच्छा, सेम तरीके से यहां भी क्या कॉमन आएगा, 1 बटा log y, दिख रहा है ना बच्चों को। चलो अब यहां देखो, यहां से क्या कॉमन होगा, log z। अच्छा, अब जब कॉमन आ गया तो बताओ log x कॉमन आ गया तो क्या बचा, log x log y log z, तो बच गया log x log y log z। दूसरा में भी यह सब बाहर कॉमन चला गया तो log x log y log z, तो क्या लिखोगे log x log y log z, है ना। फिर क्या लिखोगे यह वाला, देखो तो यहाँ से इसमें log z कॉमन है तो log z कॉमन लो, 1 बटा आ गया log z, ऊपर में क्या बचा log x log y log z, ठीक है, बात खत्म हो गया। अच्छा प्यारे बच्चों, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी में आपको पता है, डिटर्मिनेंट में कोई भी 2 रो या कोई 2 कॉलम यदि बराबर आ जाए तो वैल्यू 0 हो जाता है। अब देखो तो यह वाला दोनों रो क्या है, देखो ना सेम है ना, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तीनों रो सेम है, तो कोई 2 को बराबर हो जाता है तो वैल्यू 0 हो जाता है, तीनों है तो और अच्छी बात है। तो यह 2 रो आपस में क्या है, बराबर है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि डेल्टा बराबर है, देखो तो इतना, इसमें इसका वैल्यू क्या हो गया 0, तो यह वैल्यू क्या आ जाएगा 0, यह 0 इसलिए आया कि चूंकि C1 चाहे R1 बराबर क्या है R2 है। बात समझ में आया कि नहीं आया, हो गया, प्रूफ हो गया, ऐसा क्लियर ना। चलो तो इसको आप अच्छे से उतार लो, इसको पॉज कर लो, इसको अच्छे से उतारो। अब एक हम बताते हैं 2018 में जो क्वेश्चन आया था बोर्ड में आपका, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसको बारे में हम बताते हैं, लिखते हैं, आपको बनाना है, ठीक है। तो फटाक से उतार लो, देखो इसको उतार लिया। अब देखो बोर्ड में जो क्वेश्चन आया था उसको हम लोग करते हैं। रोक के उतार लेना, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, बोर्ड में क्वेश्चन क्या आया था, ध्यान दो ना। कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि यदि लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, और डेल्टा बराबर डिटर्मिनेंट ए बी सी डी, तो लैम्डा इंटू डेल्टा बराबर है क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लैम्डा ए बी सी डी होगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी, लैम्डा डी होगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है लैम्डा ए, लैम्डा सी, बी और डी होगा। ऑप्शन नंबर डी कहता है नॉट। आपने से बताओ तो डेल्टा क्या है, डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट में कोई संख्या बाहर से गुना करेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुना होगा, यह होगा नहीं सर, यह नहीं होगा, क्योंकि एक अवयव में गुना हुआ है। मैंने कहा था एक रो में या एक कॉलम में, नहीं हुआ। अच्छा, ये सब में गुना हो गया है, ये तो मैट्रिक्स तो है नहीं कि सब में गुना हो जाएगा, यह नहीं। यह देखो
डिटर्मिनेंट में कोई संख्या लेमडा बाहर से गुना किए किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, तो एक कॉलम में गुना है यह वाला होगा, है ना, वह नहीं होगा। ठीक है, तो चलो, है ना, चलिए देखो अब हम लोग पढ़ने वाले प्रॉपर्टी नंबर 8। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 पढ़ लिया ना, 8 भी बहुत आसान है। और पता है 8 का हम स्पेशल नाम देंगे, कैसे, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। देखो कहता है कि यदि कोई रो या कॉलम m रोज, अब मेरी बात को समझना, m रोज या कॉलम के ऊपर से गुजरती है तो डेल्टा बराबर है -1 के पावर m इंटू डेल्टा डैश। डेल्टा क्या है, दिया गया डिटर्मिनेंट, डेल्टा डैश क्या है, नया डिटर्मिनेंट, है कि नहीं। अब यह बात आपको पूरा समझ में नहीं आया होगा तो एग्जांपल से समझो। जैसे देखो यहाँ ये एग्जांपल है, हमको यह जो तीसरा रो है, देखो ना, ये पहला रो, यह दूसरा रो, यह क्या है, तीसरा रो। हमको तीसरा रो ना पहला रो में चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, अब बताओ तो। वहाँ से कलम लाई तो बोला, देखो जैसे हमको ये तीसरा रो ना पहला रो में चाहिए, जैसे यह तीसरा रो है, यह हमको पहला रो में चाहिए। अब बताओ यह तीसरा रो जब पहला रो में बनेगा, पहला रो में जाएगा, तो कितना रो के ऊपर से गुजरेगा, वही बात कर रहा है यहाँ पे कि कोई रो या कॉलम m रोज के ऊपर से गुजरे। तो हमको तीसरा रो को पहला रो बनाना है, तो बताओ तो छोटू, तीसरा रो को पहला रो बनने के लिए तीसरा रो को कितना रो के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, 2 रो के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। तो नियम कह रहा है कि ऐसे करना, -1 के पावर तीसरा रो को पहला रो बनना है, तो तीसरा रो को कितना रो के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, उड़ना पड़ेगा 2 रो के ऊपर से। तो जितना रो के ऊपर से गुजरना पड़ेगा -1 का पावर उतना ही चढ़ जाएगा। अगर m रो के ऊपर से गुजरना है तो -1 के पावर m, 2 रो के ऊपर से गुजरना है तो -1 के पावर 2, 3 रो के ऊपर से गुजरना है तो -1 के पावर 3। क्या यह बात समझ में आया? ठीक है, तो देखो यहाँ से, तो तीसरा रो को कैमा रो बनाना है, पहला रो बनाना है। तो तीसरा रो को पहला रो बनने के लिए तीसरा रो को कितना रो के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, कितना रो के ऊपर से उड़ना पड़ेगा, 2 रो के ऊपर से जाना पड़ेगा। जितना रो के ऊपर से उड़ना पड़ेगा उतना ही -1 के पावर चढ़ जाएगा। अब बताओ तीसरा रो जब पहला रो बन जाएगा तो यह वाला रो कहाँ नजर आएगा, यहाँ नजर आएगा। यह सब जैसे का तैसे। तो बताओ तो नया डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, जल्दी से बोलो। तो यह वाला आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा A3 B3 C3 और नीचे में यह सब उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो यह जो डेल्टा था यह दिया गया डिटर्मिनेंट था, -1 जितना रो के ऊपर से गुजरा, तो m रो के ऊपर से गुजर रहा था तो -1 के पावर m पड़ा, 2 रो के ऊपर से गुजरा -1 के पावर 2 पड़ा। और रो को पहला रो बनने के बाद जो नया डिटर्मिनेंट बना यह आ गया। बात समझ में आया? अब चलो यहाँ, अब दूसरा नंबर एग्जाम्पल में ध्यान देना। हमको यह जो दूसरा रो है छोटू ना, यह पहला रो बनाना है। तो दूसरा रो को पहला रो बनाना है यहाँ। तो दूसरा रो को पहला रो बनने के लिए कै गो रो के ऊपर से उड़ना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा, 1 रो के ऊपर से। तो क्या लिखेंगे, -1 के पावर दूसरा रो को पहला रो बनने के लिए कितना रो के ऊपर जाना पड़ेगा, 1 रो के ऊपर से, तो पावर 1 हो गया। यह जब उड़ के यहाँ आ जाएगा तो नज़र कैसा आएगा, यह उड़ के यहाँ आ गया, यह उड़ के यहाँ आ गया तो यहाँ आ जाएगा A2 B2 C2। यह उड़ के यहाँ आ गया तो यहाँ जगह खाली हो गया, तो ये सब को उतार दो तो क्या होगा A1 B1 C1, फिर क्या हो जाएगा A3 B3 C3। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो आप किसी भी रो को किसी भी रो के जगह पे लिख सकते हैं, है कि नहीं है। आप दूसरा को पहला बना सकते हो, तीसरा को पहला बना सकते हो, पहला भी तीसरा बन सकता है। यानी रो को हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इस रूल को ध्यान रखना, रो ही नहीं कॉलम को भी कर सकते हैं। जैसे मेरा मन है कि सर यह तीसरा कॉलम जो है ना वह पहला कॉलम बने, यह तीसरा कॉलम जो है वह पहला कॉलम बने। तो कहा है m रो के ऊपर से
या m रो हो या n कॉलम के ऊपर से गुजरे। तो बताओ तो तीसरा जो कॉलम है इसको पहला कॉलम बनाना है। बताओ तो तीसरा कॉलम को जब पहला कॉलम बनाना है तो तीसरा कॉलम को पहला कॉलम बनने के लिए कितना रो के ऊपर से गुजरना पड़ेगा? 2 रो के ऊपर से। तो क्या लिख सकते हैं इसको? बताओ तो -1 के पावर 2। अब बताओ तीसरा रो जब पहला कॉलम बनेगा तो 2 रो के ऊपर से गुजरेगा, -1 के पावर 2 आ गया। अब यह तीसरा रो कहाँ नजर आएगा? पहले यहाँ नजर आएगा। तो क्या होगा? C1 C2 C3। यह जब यहाँ नजर आएगा तो बाकी बात यह सब उतर जाएगा। तो क्या होगा? A1 A2 A3 B1 B2 B3। यानी हम रो को रो से इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस रूल को याद रखना, ठीक है ना? जितना रो के ऊपर से गुजरेगा उतना -1 के पावर चढ़ जाएगा। तो आप किसी भी रो को कैमा स्थान पर भी रख सकते हैं या किसी भी कॉलम को भी कैमा कॉलम बना सकते हैं, है कि नहीं? तो इस रूल को ध्यान में रखना है, ठीक है? अब हम इस पर क्या कराने वाले, इसी पे आधारित एक प्रश्न कराने वाले, ठीक है? तो देखो प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, अभी जो आप पढ़े थे कि मैं रो को कैमा भी रो बना सकते हैं, कॉलम को कैमा भी कॉलम बना सकते हैं, लेकिन उस रूल को ध्यान में रखना है, ठीक है? चलो अब हम उसी रूल पे यह क्या कर रहे हैं, इसको इतना सिद्ध करना है, इसको इतना लाना है, अभी जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसका उपयोग करके, ठीक है? तो हम LHS उठा के चलते हैं और RHS को लाते हैं, है ना? इससे यह सिद्ध करना है तो आपको ध्यान इस पे रहना चाहिए कि इसमें क्या क्या करें कि यह आ जाए, है कि नहीं? तो क्या लाना है वह ध्यान देना, ये बनते चला जाएगा। तो देखो यहाँ से सॉल्यूशन देखो, LHS उठा लो, है ना? LHS यह है, मैंने इसको ले लिया A B C X Y Z P Q R, है ना? अब देखो जो आपको RHS लाना है उसमें देखो तो जरा, एक्स वाई वाला टर्म जो है कॉलम में है, ABC वाला टर्म क्या है? कॉलम में है। PQ वाला टर्म क्या है? कॉलम में है। इसमें देखो तो इसमें ABC वाला टर्म किस में है? रो में है। इसमें क्या है? कॉलम में। इसमें XYZ वाला टर्म जो है ना रो में है, इसमें क्या है? कॉलम में है। इसमें रो में, इसमें क्या है? कॉलम में है। तो जो हमको सिद्ध करना है उसमें यह सब जो टर्म है ABC XYZ सब क्या है? कॉलम में है। तो हमको भी क्या करना पड़ेगा? इस रो को कॉलम में चेंज करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम में बदलने पर मान नहीं बदलता है। तो हम क्या करेंगे? पहला रो, मैं रो को कॉलम में क्यों बदल रहा हूँ? क्योंकि जो सिद्ध करना है उसमें XYZ कॉलम में है और यहाँ किस में है? रो में है। यहाँ भी रो में है, यहाँ कॉलम में है। तो जो सिद्ध करना है उसमें यह सब जो एक्सप्रेशन है कॉलम में है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ? सभी रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ। आप जानते हैं पहला नंबर रूल कि रो को कॉलम में चेंज करने से या कॉलम को रो में चेंज करने से मान नहीं बदलता है। तो बताओ तो क्या हो जाएगा? पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। ये तो आ गया। क्या ऐसा करने से ही आया? नहीं आया। अब देखो यहाँ पे सर ये जो सिद्ध करना है उसमें XYZ वाला जो टर्म है वह फर्स्ट कॉलम में है। देखो तो यहाँ XYZ वाला टर्म किस कॉलम में है? सेकेंड में है। तो हमको क्या बनाना पड़ेगा? यह जो सेकेंड में है इसमें कहाँ है? XYZ का फर्स्ट में है। तो इस सेकेंड को कहाँ लाना पड़ेगा? फर्स्ट में। तो अभी आप पढ़े हैं सेकेंड कॉलम को फर्स्ट बनाने के लिए कितना कॉलम के ऊपर से गुजरना पड़ेगा? 1। तो क्या लिखेंगे बताओ जल्दी से? तो इसको फर्स्ट बनाने के लिए एक कॉलम के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, तो -1 के पावर 1। अब यह जैसे ही इसको उड़ा के यहाँ लाएंगे तो यहाँ से हट के पहले आ जाएगा। तो कैसा नजर आएगा बताओ? यह हो गया XYZ। अच्छा, यह जब यहाँ से यहाँ आ गया तो ये जब यहाँ से यहाँ लिखे तो यहाँ क्या बचा? ABC और फिर यहाँ क्या बचा? PQR। क्या बचा? PQR। अच्छा, अब देखो अब ऐसा आया? नहीं आया। अब देखो यहाँ पे क्या है सर, जो सिद्ध करना है उसमें y वाला टर्म कहाँ है? ऊपर है। अब देखो यहाँ y वाला टर्म कहाँ है? नीचे है। अब बताओ y वाला टर्म जो सिद्ध करना है उसमें फर्स्ट रो में है और यहाँ y वाला टर्म कहाँ है? सेकेंड रो में। तो हमको ये जो सेकेंड रो है उसको कहाँ बनाना पड़ेगा? फर्स्ट में। अब इस सेकेंड रो को फर्स्ट बनाने के लिए सेकेंड रो को कितना रो के ऊपर से गुजरना पड़ेगा? 1 रो। तो पहले क्या करेंगे? पहले से तो -1 था ही, -1 के पावर 1 -1। अब यह सेकेंड रो क्या बनेगा? देखो यहाँ
y फर्स्ट में है, यहाँ y सेकेंड में है, तो y को पहले बनाने के लिए सेकेंड रो को ले जाना पड़ेगा फर्स्ट रो में। तो सेकेंड रो फर्स्ट रो तभी बनेगा जब एक रो के ऊपर से गुजारेंगे। तो जब सेकेंड रो को फर्स्ट रो बनाने के लिए एक रो के ऊपर से गुजरना पड़ेगा तब -1 के पावर 1 हो जाएगा। अब यह जो सेकेंड रो है पहला चला जाएगा y b q, और जब यह ऊपर चला जाएगा तो ये उतर जाएगा x a p, आई बच जाएगा z c r। अब देखो अब क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ से क्या आ गया y x z b a c, यहाँ क्या हो गया q p r, है कि नहीं। बराबर देखो तो मिलाओ तो आ गया, बराबर क्या आ गया RHS। ठीक है, तो अभी आपने दो प्रॉपर्टी पढ़ा, प्रॉपर्टी नंबर 7 और प्रॉपर्टी नंबर 8 है ना। कल भी हम प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, 11-12 प्रॉपर्टी है ना संभवतः, उस सारे को ख़त्म करेंगे, डील करेंगे अच्छे से। और तो यहाँ तक आप क्या करो, जो प्रॉपर्टी हम पढ़ाए हैं शुरू से लेके और 8 तक हो गया, रिवीजन करो, जो प्रश्न इसके साथ कराए हैं उसको करो, है कि नहीं। फिर अगला जो है अगला क्लास में हम और प्रॉपर्टी कराएंगे, अगला क्लास में प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। और प्रश्न इसका बहुत ही आसान होता है प्यारे बच्चों, डिटर्मिनेंट का प्रश्न बहुत आसान होता है। अब डिटर्मिनेंट के प्रश्न में खासियत क्या है कि आप इसको ढेर सा तरीके से बना सकते हो, है कि नहीं, कुछ अलग तरीके से, है कि नहीं। तो चलो ठीक है।